बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस्त 123 मुलाहिदा फरमाएं। चिंगची को एक सियासी लीडर की पुश्त पनाही हासिल है। रत्नाकुसन ने जवाब दिया, पहले तो सूरत ये थी कि हम उस सियासी लीडर को भी नाराज नहीं करना चाहते थे, लेकिन एक मामले में उस सियासी लीडर पर भी हमें कुछ शुबा था। खुफिया तौर पर उसकी निगरानी की जा रही थी। वो ऐसी गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस पाया गया जो हुकूमत और आवाम के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। इसलिए जल्द उसके खिलाफ भी कार्रवाई होने वाली है। क्या आप ताज़ा तरीन सूरत से वाकिफ़ हैं? मेरा मतलब है आज जो कुछ हुआ उसके बारे में आपको कोई रिपोर्ट मिली है या नहीं? मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए पूछा। हाँ, मुझे महाराज से ये मालूम हुआ था कि एयरपोर्ट से तुम लोगों को अगवा करने की कोशिश की गई थी, मगर रोचन की बरवक्त मुदाखलत से अगवा की कोशिश नाकाम बना दी गई। और आपको ये जानकर यकीनन हैरत होगी कि हमारे अगवा की कोशिश के पीछे चिंग ची का हाथ था। मैंने जवाब दिया। ओह! रत्नाकुसन चौंक गया। सियासी लीडर की पुश्त पनाही होने के बावजूद मैं समझता हूँ कि चिंग ची में इतना दमखम नहीं कि तुम जैसे आदमी पर हाथ डालने का तसव्वुर भी कर सके। ये इंकिशाफ मेरे लिए खासा दिलचस्प है। इसका मतलब यह है कि उसे किसी और तरफ से भी शाह मिल रही है। दारा? मैंने कहा। नहीं। रत्नाकुसन ने नफी में सारी लाया। दारा जब से वापस आया मुसलसल पसे मंजिर में है। हमें तो ये भी मालूम था कि उसे इस शर्त पर गोल्डन ट्राइंगल से वापस आने दिया गया है कि वो किसी भी तरीके से जनरल खोराट का नुकसान पूरा करेगा जो उसे तुम्हारी वजह से उठाना पड़ा था। और उसमें अब इतना दमखम नहीं रहा, लेकिन हो सकता है कि जनरल खोराट का एक आदमी मेगा तैराट भी मेरा पीछा करते हुए यहाँ पहुंचा है। मैंने उसकी बात काट दी। ओह! रत्नाकुसन एक बार फिर चौंक गया। ऐसी सूरत में मुमकिन है दारा और चिंगची उससे मिल गए हों और ये उनका मुश्तरका मंसूबा हो। ये उन तीनों का मुश्तरका मंसूबा है। मैंने एक और लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, बल्कि इस मंसूबे में लाओस का एक रईस तानमन भी शरीक है। मैंने उसे थाई और तानमन के बारे में मुख्तसरन बता दिया, फिर बात जारी रखते हुए कहा, चिंगची का एक आदमी हमारे कब्जे में आ चुका है जिसने हमें अगवा करने की कोशिश की थी। उसे चिंगची के ठिकाने का पता चल गया। उस बंगले की निगरानी की जा रही है, लेकिन वो वहां से भी गायब हो चुका है। आपकी इस बात से मुझे ख्याल आ रहा है कि अब उसका एक ही ठिकाना बनता है। वो कौन सा? रत्नाकुसन ने पूछा। वही सियासतदान जिसकी उसे पुश्त पनाही हासिल है। मैंने कहा। वही उसे पनाह दे सकता है, उसके अलावा और कोई नहीं। अगर ये बात है तो अब ना तो चिंगची बच सकेगा और ना ही सियासी लीडर। रत्नाकुसन ने कहते हुए चंदा रूबन को अपनी तरफ बुलाया। उसने टेलीफोन उठाकर सामने रख दिया। रत्नाकुसन ने रिसीवर उठाया और पुलिस कमिश्नर को कुछ हदायत देने के बाद फोन बंद कर दिया और मेरी तरफ देखते हुए बोला, चिंगची वहां ना भी हुआ तो वो सियासी लीडर हमारी गिरफ्त में आ जाएगा। उसके खिलाफ हमारे पास इतने सबूत मौजूद हैं कि वो अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं कर सकेगा और चिंगची भी कहीं पनाह हासिल नहीं कर सकेगा। चंद लम्हे खामोश गुजरे, फिर हम उस मौजू पर बातें करते रहे। तकरीबन 11 बजे के करीब रत्नाकुसन अपनी बेगम मादाम ऐना कोरितो के साथ रुखसत हो गया। महाराज वहीं रह गए थे। रत्ना ने जाते हुए कहा था कि 1-2 रोज में मुझे शहंशाह की खिदमत में पेश किया जाएगा। रत्नाकुसन और मादाम ऐना कोरितो को रुखसत करने के बाद हम महाराज के पास बैठे बातें करते रहे। महाराज हमसे बहुत खुश थे। इस वक्त 11 बज चुके थे। किसी ने अभी तक खाना नहीं खाया था। खादमा ने चंदा रूबन से पूछकर खाना मेज पर लगा दिया। 11:30 बजे के करीब हम खाने से फारिग हुए ही थे कि फोन की घंटी बज उठी। चंदा रूबन ने उठकर फोन का रिसीवर उठा लिया। वो तकरीबन 2 मिनट तक फोन पर बात करता रहा। फिर मास्टर रोजन को करीब आने का इशारा किया। पहले सरगोशी में कुछ कहा और फिर रिसीवर मास्टर रोजन के हाथ में दे दिया। फोन पर बात करते उसकी आंखों में अजीब सी चमक ऊपर आई थी। तकरीबन 3 मिनट बात करने के बाद उसने रिसीवर रख दिया और हमारे करीब आ गया। चीफ अंग आकाश बिल्डिंग के पिंट हाउस में पहुंच चुका है। उसके साथ दारा भी है। उसने पहले महाराज और फिर मेरी तरफ देखते हुए कहा, क्या? मैं उछल पड़ा। तो फिर सोच क्या रहे हो मास्टर? हमें उन्हें वहां से हिलने का मौका नहीं देना चाहिए। धीरज माई सन, धीरज। महाराज ने मेरी तरफ देखते हुए हाथ उठाते हुए कहा। फिर मास्टर रोजन की तरफ मुतवज्जो हो गए और इसी तरह के बारे में तफसील से पूछने लगे। ठीक है, वो आखिर में बोले। मेरे ख्याल ज्यादा लोग हों तो वो होशियार हो जाएंगे। तोरान यहाँ मौजूद है। एक और लड़के को बुला लो। 2 तुम हो। मेरा ख्याल है 4 तुम उनसे निमट सकते हो। उनके लिए तो हम दोनों ही काफी हैं महाराज। मैंने कहा। आप इजाजत दे तो हम अभी रवाना हो जाएं। उनके लिए तो तुम अकेले ही काफी हो सकते हो, महाराज ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। लेकिन मैं नहीं चाहता कि इस मर्तबा उनमें से कोई बच निकले, और यह भी मुमकिन है कि उनके साथ कोई और भी हो जो निगरानी करने वालों की निगाहों में ना आया हो। इसलिए 2 लड़के और साथ ले जाओ। यस महाराज। मैंने सर झुका दिया। बस रूजन एक और लड़के को बुलाने के लिए फोन करने लगा। मैं अपनी सीट पर बैठा बेचैनी से पहलू बदलता रहा। जानकी रुथाई बार बार मेरी तरफ देख रही थी। वो मेरी बेचैनी को समझ रही थी। वो खुद भी बेचैनी से पहलू बदल रही थी। मैं जानता था कि वो भी मेरे साथ जाना चाहती थी, मगर महाराज की वजह से दिल की बात नहीं कह सकती थी, क्योंकि महाराज उन्हें किसी सूरत भी हमारे साथ जाने की इजाजत ना देते। हम इस वक्त फाया थाई रोड के करीब थे और चाइना टाउन में महाराज का जिम्नाजियम वहां से काफी दूर था।
मेरा ख्याल था कि मासरूचन का आदमी 20-25 मिनट से पहले वहां नहीं पहुंच सकेगा, लेकिन मेरा यह ख्याल गलत निकला। तकरीबन 8 मिनट बाद कोई गाड़ी गली में रुकी और फिर काल बैल की आवाज़ सुनाई दी। तुरान इज्जत बाहर ही मौजूद था। उसने आकर बताया कि रंगट पहुंच चुका है। दरअसल मासरूचन ने महाराज की जिम्नाजियम की बजाय उसी इलाके में वाक़ अपने एक शागिर्द के ट्रेनिंग सेंटर पर फ़ोन कर दिया था, जहाँ से रंगट 7-8 मिनट में यहाँ पहुँच गया था। महाराज ने हमें आशीर्वाद दी और हम वहाँ से रुखसत हो गए। दरवाजे से निकलने से पहले मैंने पीछे मुड़कर देखा, जानकी और थाई के चेहरे पर अजीब से तासरात थे। चंदा रूबन हमें रुखसत करने के लिए गेट तक साथ आया था। बाहर सफेद रंग की एक वैन खड़ी थी। रंगट स्टीयरिंग के सामने बैठ हुआ था और तोरान बाहर खड़ा था। उसने हमें देखते ही वैन का दरवाजा खोल दिया। हमारे बैठने के बाद वो भी पैसेंजर सीट पर बैठ गया और वैन हरकत में आ गई। आकाश बिल्डिंग की तरफ चलो, मासरूचन ने रंगट को मुखातिब करते हुए कहा। मैंने रंगट को देखते ही उसके बारे में एक राय कायम कर ली थी। उसकी उम्र 29-30 के लगभग रही होगी। लंबा कद, घुटा हुआ जिस्म और सर के बाल खासे लंबे थे, जिन्हें उसने गर्दन पर एक चुटिया की सूरत में बांध रखा था। उसने सेलुलस टी शर्ट पहन रखी थी। बाजुओं के उभरे हुए मसल्स को देखकर उसमें भरी हुई ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता था। वैन एशिया होटल के करीब से पहले फाया थाई रोड पर और फिर फुलन चिट रोड की तरफ घूम गई। अगरचे आधी रात हो रही थी, मगर सड़कों पर ट्रैफिक खासा था और फिर हम एक्सप्रेस वे और रेलवे ब्रिज से होते हुए मेन सुखमवट रोड पर आ गए। ये शहर का मरकजी और सबसे बारौनक इलाका था। मेन सुखमवट रोड यहाँ से शुरू होता था और यहाँ इस वक्त भी दिन का साथ समा था, मगर हमें सुखमवट रोड पर ज्यादा आगे नहीं जाना पड़ा। रंगट ने होटल ग्रैंड इन के करीब से वैन को नाना नवा रोड पर मोड़ दिया। उस सड़क पर पाकिस्तानी सिफारत खाने के सामने से होते हुए होटल हैम्पटन इन और एक हॉस्पिटल की इमारत के करीब से वैन बाईं तरफ एक और सड़क पर मुड़ गई। उस सड़क पर जरा ही आगे दाईं तरफ माइक पैलेस होटल की बिल्डिंग थी। होटल से अगले मोड़ पर गाड़ी घुमा कर रोक लो, मासरूचन ने आगे को झुकते हुए कहा। रंगट ने वैन की रफ्तार कम कर ली और होटल से आगे निकलकर बाईं तरफ एक गली में मुड़ते ही वैन रोक ली। उस गली में बंगले थे, मगर सन्नाटा था। गली में किसी किस्म की आमदोरफ्त नहीं थी, जबकि चंद गज के फासले पर होटल के सामने खासी चहल पहल नजर आ रही थी। वैन के रुकने के सिर्फ 1 मिनट बाद एक आदमी किसी तरफ से निकलकर वैन के करीब पहुंच गया। वो पाथी था जो आकाश बिल्डिंग की निगरानी कर रहा था। बिल्डिंग में चीफ आंग और दारा की आमद की इतला उसी ने दी थी। क्या रिपोर्ट है? मासरूचन ने पूछा। उन दोनों के बाद एक और आदमी पिंट हाउस की लिफ्ट पर सवार होकर ऊपर गया है, पाथी ने जवाब दिया। लेकिन शक्लो सूरत से वो थाईलैंड का बाशिंदा नहीं लगता। कोई इंडियन? मासरूचन ने पूछा। नहीं, उसके चेहरे के नकूश वियतनामियों से मिलते जुलते हैं, पाथी ने बताया। ओह, मैं चौंक गया। मेरे दिल में अचानक ही तान मन का ख्याल उभर आया था। लाओस और वियतनाम के बाशिंदों के चेहरे एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते हैं। मैंने तान मन का उलिया बताया तो पाथी जोर जोर से सारी लाने लगा। यही है, बिल्कुल यही उलिया है मास्टर, उसने कहा। वो तानमन है, मैंने मासरूचन को बताया। इनके अलावा और कौन कौन है? मासरूचन ने पाथी से पूछा। पादाम, ओतोको और 2 लड़कियां चीफांग और दारा के साथ आई हैं। उनमें एक लड़की गालबन नशे में धुत थी, जिसे चीफांग ने संभाल रखा था, पाथी ने जवाब दिया। पाथी की बात सुनकर मासरूचन जैसे चौंक सा गया। वो पाथी की तरफ देखते हुए बोला, यहाँ होटल में कोई लड़की मिलेगी? बहुत जोरदार किस्म की होनी चाहिए। समूने इस वक्त होटल में मौजूद है, पाथी ने माइक पैलेस होटल की तरफ इशारा करते हुए कहा। वो 3rd क्लास नाइट क्लबों की रकासा है। आजकल बड़े होटलों में प्रोग्राम हासिल करने के लिए ऐसी जगहों पर फिरती है। 22-23 साल उम्र है, बड़ी हसीन लड़की है। ले आओ उसे, मगर जल्दी, जो मांगे दे देना, मास्टर ने कहा। लेकिन मास्टर, आप चारों को देखकर शायद वो साथ जाना पसंद ना करे, पाथी बोला। तुम उसे ले आओ, मैं बात कर लूंगा, मासरूचन ने कहा। पाथी चलने में उलझी हुई नजरों से उसकी तरफ देखता रहा, फिर सारी लाता वो होटल की तरफ चला गया। मासरूचन की बातों से मैं भी उलझ कर रह गया था। हम दारा और चीफांग जैसे शातिर और खतरनाक लोगों से 2-2 हाथ करने आए थे और मासरूचन को लड़की की सूझ रही थी। मैंने उलझी हुई निगाहों से उसकी तरफ देखा तो वो मुस्कुरा दिया और फिर धीमे लहजे में बताने लगा कि उसे किसी हसीन लड़की की जरूरत क्यों पड़ गई थी। मैं वैन से नीचे उतर आया। उस सड़क पर तकरीबन 100 गज आगे आकाश बिल्डिंग थी। मासरूचन भी मेरे करीब आकर खड़ा हो गया और वो आकाश बिल्डिंग के बारे में बताने लगा। ये बिल्डिंग एक हिंदू ताजिर की मलकियत है। वो करोड़पति आदमी था और शहर में और भी बहुत सी प्रॉपर्टी थी। 8 मंजिला आकाश बिल्डिंग को तामीर हुए सिर्फ 5 साल हुए थे। यहाँ सिर्फ दौलतमंदों की रिहाइश थी। इस बिल्डिंग के गिर्द 4 एकड़ रकबे पर खूबसूरत लान बने हुए थे, जिनमें फुआरे भी थे और एक बहुत शानदार स्विमिंग पूल भी। बिल्डिंग के मकीनों को तफरीह के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं थी। यहाँ उनकी तफरीह का हर सामान मौजूद था। स्विमिंग पूल के दूसरी तरफ टेनिस कोर्ट बना हुआ था और बिल्डिंग के नीचे बेसमेंट में खवातीन के लिए फिटनेस क्लब और रिक्रिएशन हॉल भी था, जहाँ छोटी छोटी तकरीबात भी होती रहती थी। इस बिल्डिंग की सिक्योरिटी के बारे में हमारा कैदी पहले से बता चुका था। असल बिल्डिंग गेट से बहुत दूर थी। गेट के अंदर की तरफ गार्ड रूम बना हुआ था, जहाँ 24 घंटे गार्ड मौजूद रहता था। 4 दीवारी बहुत ऊंची थी और उस पर खारदार तार लगे हुए थे, जहाँ से किसी के कूदने का अंदेशा नहीं था।
गार्ड रूम में इंटरकॉम सिस्टम भी मौजूद था, जहां से बिल्डिंग के किसी भी फ्लैट से राब्ता किया जा सकता था। गेट से आगे कुशादा रवश थी, जिसके दोनों तरफ लान थे। रवश के किनारों पर मोर पंख किस्म के पौधे थे और कोई भी पौधा 4 फुट से ज्यादा ऊंचा नहीं था। रवश के इख्तिताम पर बिल्डिंग के सामने आगे को निकला हुआ वसी और अरीज पोर्च था, जिसके बाद एक कुशादा लॉबी थी। उस लॉबी के अंदर दोनों तरफ आमदोरफ्त के लिए कुशादा जीने थे और सामने 4 लिफ्टें लगी हुई थी, 2 आम लोगों के इस्तेमाल के लिए और 2 पेंट हाउसेज के लिए। इस वसी और अरीज बिल्डिंग पर 2 पेंट हाउसेज थे, जिनमें से एक मादाम ओतोको के इस्तेमाल में था। मसरूचन मुझे आकाश बिल्डिंग के बारे में बता रहा था और मैं सोच रहा था कि बड़ी बड़ी बुराइयों के अड्डे ऐसी ही आलीशान इमारतों में होते हैं, जहाँ शहर के मुअज़्ज़ज़ और दौलतमंद लोग रहते हैं। ऐसी बुराइयां फैलाने में इन्हीं मुअज़्ज़ज़ लोगों का हाथ होता है, मगर अलमिया तो ये है कि हुकूमत के मुतलका इदारे उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। तकरीबन 10 मिनट बाद पाती एक लड़की के साथ उस तरफ आता हुआ नजर आया। हम जिस जगह खड़े थे वहाँ रोशनी ज्यादा नहीं थी। वो दोनों हमारे करीब आकर खड़े हो गए। मैं गौर से उस लड़की को देख रहा था। वो समूने थी और वाकई ही बेहद हसीन थी। उसकी उम्र 22-23 साल से ज्यादा नहीं थी। उसने लिबास पहनने का महज तकल्लुफ किया था। सच तो यह है कि उसके जिस्म पर सजे हुए इन रेशमी चीथड़ों को लिबास नहीं कहा जा सकता था। समूह ने पहले हम दोनों की तरफ देखा, फिर वैन में बैठे हुए तोरान और रंगट की तरफ देखने लगी। उसके साथ ही उसके चेहरे पर घबराहट के आसार उभर आए। नहीं मिस्टर, वो पाती की तरफ देखते हुए बोली, मैं तुम लोगों के साथ नहीं जा सकती। वो 2 कदम पीछे हटी तो मास्टर हुचन ने उसे बाजू से पकड़ लिया। सुमोने का चेहरा धुआं हो गया। वो अपना बाजू छुड़ाने की कोशिश करने लगी। 1 मिनट समोने, मास्टर हुचन ने नरम लहजे में कहा, हमने तुम्हें किसी बुरे मकसद के लिए नहीं बुलाया। हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। एक मामूली सा काम है जो तुम्हें करना है और तुम्हें इसका माकूल मुआवजा दिया जाएगा। तुम? समोने ने पहली मर्तबा गौर से मास्टर हुचन की तरफ देखा। मैंने तुम्हें पहले भी कहीं देखा है। हाँ, याद आ गया। मैं अपने एक दोस्त के साथ महाराज के जिम्नाजियम में गई थी। वहां तुमने ठीक पहचाना। बस हुचन ने उसकी बात काट दी। मैं महाराज का नाइब हुचन हूँ और ये मेरे दोस्त हैं। हम बुरे लोग नहीं हैं, बल्कि एक बुराई का खात्मा करना चाहते हैं, जिसमें इस वक्त हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है और तुम्हें इसका माकूल मुआवजा दिया जाएगा। ये रकम पेश की, समझ कर रख लो। बस हुचन ने उसका हाथ छोड़ दिया और जेब से नोटों की एक गड्डी निकालकर उसके हाथ में थमा दी। कई हजार बात के नोट थे। समूने के चेहरे के तासरात बदल गए। बस हुचन को पहचान लेने के बाद वो किसी कदर मुतमईन हो गई। उसने नोट अपने पर्स में डाल लिए और हुचन की तरफ देखते हुए बोली, ठीक है, क्या काम लेना चाहते हो, इस तरफ आ जाओ। बस हुचन उसे लेकर वैन की आड़ में चला गया, क्योंकि इस वक्त सामने से कोई गाड़ी आ रही थी और ये भी खदशा था कि इस नीम तारीक माहौल में देखकर किसी को हम पर शुबा ना हो जाए। मैं भी उनके करीब आकर खड़ा हो गया। बस हुचन समूने को एक फर्जी कहानी सुनाने लगा। उस कहानी में मादाम ओतोको का नाम भी था। ओतोको के नाम पर समूने चौंके बगैर ना रह सकी। दरअसल हम मादाम ओतोको के मेहमानों को सरप्राइज देना चाहते हैं। मास्टर हुचन कह रहा था। वो हमारे दोस्त हैं, बहुत पुराने दोस्त। चंद घंटे पहले क्लब में हमारी मुलाकात हुई थी। वो लड़की के चक्कर में हमें गुच्चा देकर निकल गए थे। हमने मालूम कर लिया कि वो लोग मादाम ओतोको के फ्लैट पर हैं। वो एक लम्हे को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए बोला, अगर हम बिल्डिंग के गार्ड को बताएंगे तो वो इंटरकॉम पर मादाम को हमारी आमद की इतला दे देगा। इस तरह सारा मजाक करा हो जाएगा। इसलिए हम बिल्डिंग में दाखिल होने के लिए दूसरा तरीका इख्तियार करना चाहते हैं। मैं समझ गई, समूने ने कहा, लेकिन कोई हंगामा तो नहीं होगा। हो सकता है हमारे दोस्त हमारी इस मजाक का बुरा मानकर शोर मचाएं, मगर तुम्हें इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं। बिल्डिंग में दाखिल होने के बाद तुम्हें नीचे ही छोड़ दिया जाएगा। तुम चाहो तो वापस भी आ सकती हो। आगे का काम हम खुद संभाल लेंगे। ठीक है, मैं तैयार हूँ, समूह ने कहा। और मेरा ख्याल है कि वो मामले की तह तक पहुंच गई थी। इतनी बेवकूफ तो वो हरगिज नहीं थी कि बात को ना समझ सकती, लेकिन उसके पास वापस आने का चांस था और इसलिए वो आमादा भी हो गई थी। ठीक है मास्टर, मैं इसके साथ जाऊंगा, मैंने कहा। बस हुचन ने घूर कर मेरी तरफ देखा, फिर इस बात में सर हिला दिया। 5 मिनट मजीद गुजर गए। अब मैं समूने को समझा रहा था कि उसे क्या करना है और फिर हम दोनों वैन से उतर आए। आकाश बिल्डिंग वहां से तकरीबन 100 गज के फासले पर थी। मैं और समूने एक दूसरे का हाथ पकड़े चलते रहे। समूने इस तरह झूम रही थी जैसे नशे में हो। गेट के सामने पहुंचकर हम रुक गए। मैंने ओले से गेट पर हाथ मारा। जेली दरवाजा फौरन ही खुल गया। वो एक बावर्दी गार्ड था जिसके ओलिस्टर में पिस्तौल का दस्ता झांक रहा था। अगर मैं अकेला होता तो शायद वो दरवाजा चंद इंच से ज्यादा ना खुलता, मगर मेरे साथ एक हसीन लड़की थी। उसने इत्मीनान से दरवाजा खोल दिया और हम अंदर दाखिल हो गए। हम चूंकि उसके लिए अजनबी थे, इसलिए हमें मजीद आगे जाने से रोक दिया गया। किससे मिलना है आप लोगों को? कौन से फ्लैट में? गार्ड ने सवालिया निगाहों से मुझे देखा। मादाम ओतोको को पेंट हाउस में, मैंने जवाब दिया। 1 मिनट, मैं उनसे पूछ लूं। मादाम के पास पहले ही मेहमान आए हुए हैं, हो सकता है वो मसरूफ हो। गार्ड कहते हुए गेट से मुझे गार्ड रूम में घुस गया। सुमोने भी उसके पीछे ही कमरे में दाखिल हो गई। मैं दरवाजे में खड़े होकर मोहताज नजरों से इधर उधर देखने लगा। गार्ड इंटरकॉम की तरफ हाथ बढ़ा चुका था कि समोने लड़खड़ाती हुई उससे टकरा गई और उसके साथ लिपट गई।
गार्ड बंदा आवाज सा हो गया। वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हुए मेरी तरफ देखने लगा। सर ये नशे में है, मैंने कहा। लेकिन मैं नशे में नहीं हूँ। मैंने बड़ी फुर्ती से आगे बढ़कर गार्ड को गिरफ्त में ले लिया। एक हाथ से उसका मुंह दबाए रखा और दूसरे हाथ से उसके कान के पीछे गर्दन की नस मसलने लगा। चंद सेकंड ही में वो मेरे हाथों में झूल गया। मैंने उसे घसीट कर पीछे एक कुर्सी पर डाल दिया। सुमोने फौरन गार्ड रूम से निकलकर दरवाजे से बाहर निकल गई और फिर 30 सेकंड से भी कम वक्फे में रिंगट तोरान अंदर दाखिल हुए और गार्ड को उठाकर बाहर ले गए। 2 मिनट बाद मास्टर उच्चन रिंगट तोरान पाती के साथ अंदर दाखिल हुआ। पाती के जिस्म पर गार्ड की वर्दी थी। बेहोश गार्ड को गेट के बाहर वाले छोटे से लान की बाड़ के पीछे डाल दिया गया था। वो 2 घंटों से पहले होश में आने वाला नहीं था। वो चारों गार्ड रूम में दाखिल होकर एक तरफ खड़े हो गए। मैं उस वक्त गार्ड रूम की अकबी खिड़की से बिल्डिंग की तरफ देख रहा था। बस रूचन का इशारा पाकर मैं समोने के साथ बाहर आ गया और उसका हाथ पकड़कर बिल्डिंग की तरफ चलने लगा। रविश के दोनों तरफ पोर मंग के पौधे थे जिनके पीछे वसी लान थे। हो सकता है शाम के बाद कुछ देर के लिए यहाँ बत्तियां जलती हों, लेकिन इस वक्त लान तारीकी में डूबे हुए थे। वसी और इस पोर्च में काफी आगे 2 गाड़ियां खड़ी थी। समोने पहले भी उस बिल्डिंग में आ चुकी थी। उसने बताया कि बिल्डिंग के पिछले बेसमेंट में मकीनों की गाड़ियों के लिए पार्किंग थी। लाबी काफी कुशादा थी। मुख्तलिफ जगहों पर चंद सोफे रखे हुए थे। कंक्रीट के बड़े बड़े गमले भी थे जिनमें छोटे कद के फूलों के पौधे लगे हुए थे। मरकजी दरवाजे के बाईं तरफ एक दरवाजे पर ऑफिस की तख्ती लगी हुई थी। दिन में यहाँ इमारत का निगरान बैठता होगा, लेकिन इस वक्त दफ्तर बंद था। इस दरवाजे के साथ ही दीवार पर एक बहुत बड़े बोर्ड पर कार्ड लगाने वाले छोटे छोटे खाने बने हुए थे। एक खाने पर फ्लैट नंबर और मकीन के नाम का कार्ड लगा हुआ था। ऊपर 2 पिंट हाउसेस के खाने थे जिनमें एक पर ए और दूसरे पर बी लिखा हुआ था। बी वाले खाने में मादाम ओतोको के नाम का कार्ड लगा हुआ था। ए वाले खाने का कार्ड देखने की मैंने जरूरत नहीं समझी। एक कुशादा जीना दाईं तरफ था और दूसरा बाईं तरफ। सामने 4 लिफ्ट्स थी। दरमियान वाली 2 आम मकीनों के इस्तेमाल के लिए और दाएं बाएं दोनों पेंट हाउसेस के लिए मखसूस थी। लॉबी के दाईं तरफ एक बेसमेंट का रास्ता था जहां मकीनों के लिए रिक्रिएशन हॉल था। नीचे जाते उस रास्ते में अगरचे मध्यम सी रोशनी थी, मगर उस तरफ सन्नाटा था। जाहिर है रात 1 बजे तो रिक्रिएशन हॉल नहीं खुला होगा। मैंने लॉबी के दरवाजे के करीब आकर बाहर की तरफ हाथ उठाकर इशारा कर दिया। बस रूजन रिंगेट तोरान गार्ड रूम से निकलकर तेजी से इस तरफ आने लगे। पाथी वहीं रह गया था। हम सब लिफ्ट बी के करीब जमा थे। लिफ्ट ऊपर थी। बस रूजन ने 2-3 मरतबा बटन दबाया, लेकिन लिफ्ट नीचे नहीं आई। 1 मिनट। सुमो ने आगे बढ़ते हुए बोली, लिफ्ट ऊपर लॉक होगी। इमरजेंसी का बटन दबाने से लॉक खुल जाएगा और लिफ्ट नीचे आएगी। उसने पलटकर वो बटन दबा दिया जिस पर ई लिखा हुआ था। वो इंसा रोशन हो गया और दूसरे हील में दूसरा खाना रोशन हो गया जिस पर एरो का निशान बना हुआ था। तीर का रुख नीचे की तरफ था, जिसका मतलब था कि लिफ्ट नीचे आ रही थी। बस रूजन ने तोरान को इशारा किया। वो एक सोफे के पीछे झुककर बैठ गया। लिफ्ट को नीचे आने में चंद सेकंड से ज्यादा नहीं लगे थे। दरवाजा खुला और हम अंदर दाखिल हो गए। सुमो ने टॉप फ्लोर का बटन दबा दिया। वैसे भी ये लिफ्ट टॉप फ्लोर ही के लिए थी, रास्ते में कहीं नहीं रुकती थी। लिफ्ट रुकने से पहले मैंने झुककर पांचे के नीचे से खंजर निकाल लिया। बस रूजन ने भी जेब से पिस्तौल निकाल लिया था और रंगट के हाथ में भी खंजर नजर आ रहा था। हमारे हाथों में असला देखकर सुमोने के चेहरे पर हवाइयां सी उड़ने लगी। अब वो समझ गई थी कि मामला गंभीर था और कोई गड़बड़ हो सकती है। ये क्या है? वो बारी बारी हम सब की तरफ देखते हुए लाई। तुम लोग तो अपने दोस्तों को सरप्राइज देना चाहते हो ना? हाँ, ये भी सरप्राइज का एक तरीका है। बस रूजन ने कहा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। तुम वही करोगी जो हम कहेंगे। लिफ्ट रुक गई और दरवाजा खुल गया। लिफ्ट के दरवाजे के सामने एक कैनोपी सी बनी हुई थी। उससे आगे एक खूबसूरत लान था और लान के परली तरफ पिंट हाउस था। लान में 2 जगहों पर मरकरी ट्यूब लाइट्स चल रही थी। लिफ्ट के बाईं तरफ जरा हटकर नीचे आमदो लिफ्ट के लिए जीना भी था जिसका दरवाजा बंद था। यह पिंट हाउस किसी भी तरह एक शानदार बंगले से कम नहीं था। लिफ्ट से लेकर बरामदे तक लान के बीचों बीच एक रबश थी जिसके ऊपर साए के लिए एक तवील साइबान बना हुआ था। बरामदे वाला दरवाजा भिड़ा हुआ था। दाएं बाएं के कमरों की खिड़कियों में रोशनी झलक रही थी। खिड़कियों के सामने अंदर की तरफ बारीक रेशमी पर्दे पड़े हुए थे। मैंने बारी बारी दोनों खिड़कियों में झांक कर देखा, मगर कोई दिखाई नहीं दिया। बस रूजन ने दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखकर आहिस्ते से घुमा दिया। दरवाजा आवाज पैदा किए बगैर आहिस्ता खुलता चला गया। अंदर से किसी तरफ से कैको की मिली जुली आवाज सुनाई दे रही थी। बस ने समोने को इशारा किया। उसके चेहरे पर एक बार फिर हवाइयां सी उड़ने लगी। वो आगे बढ़ते हुए हिचकिचा रही थी। बस ने दोबारा पिस्तौल से इशारा किया तो वो दरवाजे में दाखिल हो गई। उसके पीछे मैं भी दरवाजे में दाखिल हो गया। बस रूजन ने रंगट को वहीं रुकने का इशारा किया और खुद भी अंदर आ गया। ये मुख्तसर सी रायदारी थी जिसके आगे एक वसी हॉल था जो शानदार फर्नीचर से आरास्ता था। हॉल के इख्तिताम पर बाईं तरफ 2 कमरे थे और दाईं तरफ एक कुशादा रायदारी थी। उस रायदारी में भी आमने सामने 2 कमरे थे और कैको की आवाजें उसी तरफ से आ रही थी। हॉल के इख्तिताम पर दोनों कमरों के दरवाजे चंद इंच के करीब खुले हुए थे। एक तरफ एक कमरे से नुसवानी कैको की आवाज सुनाई दे रही थी।
बासरूचन ने समोने को एक तरफ बढ़ने का इशारा किया। समोने ने भी 2 कदम ही उठाए थे कि दरवाजा खुल गया और मादाम ओतो को बाहर निकलती हुई नजर आई। उम्र 50 के लगभग रही होगी, मगर बड़ी हसीन औरत थी। उसके हाथ में शराब की बोतल थी। दरवाजे के बाहर पहला कदम रखते ही वो समोने और फिर मास्टर हुजूर को देखकर उछल पड़ी। ए, कौन हो तुम लोग? वो चीखी। मास्टर तेजी से उसकी तरफ लपका। ओतो को चीखती हुई दोबारा कमरे में घुस गई। उसने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, मगर मास्टर हुजूर ने बड़ी फुर्ती से पैर दरवाजे में फंसा दिया। समोने ने सूरतेहाल की संगीनी का अंदाजा करते हुए एक भारी सोफे के पीछे छलांग लगा दी। मैंने रायदारी की तरफ छलांग लगा दी। दाईं तरफ का दरवाजा जरा सा खुला हुआ था और कैकों की आवाजें उसी कमरे से आ रही थी। मैंने पैर की जोरदार ठोकर से दरवाजा खोल दिया। कमरे के अंदर का मंजर बहुत शर्मनाक था। तानमन एक लड़की के साथ बेड पर गुथम गुथा हो रहा था। दोनों कहके लगा रहे थे। दरवाजे पर लगने वाली मेरी ठोकर खासी जोरदार थी। उन दोनों ने मुड़कर दरवाजे की तरफ देखा और फिर लड़की के हलक से खौफनाक चीख निकल गई और फिर दूसरे ही लम्हे अपने आप को तानमन की गिरफ्त से छुड़ाकर वो चीखती हुई बाथरूम की तरफ लपकी। तानमन ने भी मुझे देख लिया। मेरा ख्याल था कि वो मेरे ऊपर हमला करने की कोशिश करेगा, लेकिन दूसरे ही लम्हे उसने भी बाथरूम की तरफ छलांग लगा दी। उसने अंदर घुसते ही दरवाजा धड़ से बंद कर लिया। मैंने तेजी से आगे बढ़कर दरवाजे को बाहर से कुंडा लगा दिया। तानमन ने उस लड़की के साथ बाथरूम में घुसकर बड़ी हमाकत का सबूत दिया था। बाहर रहकर मुकाबला करने की कोशिश करता तो शायद उसे भाग निकलने का कोई चांस होता, मगर बाथरूम में घुसकर उसने खुद ही अपने आप को कैद कर लिया था। मैं बाथरूम के दरवाजे को कुंडा लगाकर मुड़ा ही था कि सामने वाले कमरे से एक चीखती हुई आवाज सुनाई दी। ओतो को क्या हुआ? ये चीफ आंग की आवाज थी। इस आवाज को तो मैं लाखों के हुजूम में भी पहचान सकता था। मैंने उस तरफ छलांग लगा दी, लेकिन ठीक उसी वक्त सामने वाला दरवाजा खुला और चीफ आंग बाहर निकलता हुआ नजर आया। मुझे देखकर वो बदहवास सा हो गया। मैंने एक लम्हा जाया किए बगैर उसके मुंह पर जोरदार घूंसा रसीद कर दिया। वो चीखता हुआ पीछे उलट गया। मैं उसके पीछे कमरे में घुस गया। चीफ आंग बेलिबास था। वो लड़खड़ाता हुआ एक कुर्सी से टकराया और कुर्सी समेत पीछे उलट गया। कमरे में एक लड़की भी थी। वो चीखती हुई बाथरूम में घुस गई और धड़ से दरवाजा बंद कर लिया। चीफ आंग ने भी उठकर बाथरूम की तरफ छलांग लगाई, मगर मैंने उसे मौका नहीं दिया। मेरे पैर की जोरदार ठोकर से वो बेड की दूसरी तरफ गिर गया। मैंने रास्ते में पड़ी हुई कुर्सी उठाकर एक तरफ फेंक दी और चीफ आंग की तरफ बढ़ा। वो भी उछल कर खड़ा हो गया। मेरे एक हाथ में खंजर था, मगर उसने खंजर की परवाह किए बगैर छलांग लगा दी। उसके पैर की ठोकर मेरे खंजर वाले हाथ पर लगी। खंजर मेरे हाथ से निकलकर ड्रेसिंग टेबल पर गिरा। वहां पहले से चीफ आंग का पिस्तौल रखा हुआ था। चीफ आंग ने संभलते हुए मुझे साइड किक लगाने की कोशिश की, मगर मैंने वो किक कलाई पर रोक ली और जवाबी हमला करते हुए उसे जोरदार फ्रंट किक रसीद कर दी। वो चीखता हुआ बेड पर गिरा। मैं उस पर दूसरा वार करने के लिए पर तोल रहा था कि वो सांप की तरह बड़ी तेजी से रेंगता हुआ बेड के दूसरे किनारे पर पहुंच गया। वो ड्रेसिंग टेबल की तरफ हाथ बढ़ा दिया। वो गालिबन अपना पिस्तौल उठाना चाहता था, मगर उसी लम्हे मैंने उस पर छलांग लगा दी और उसे टांगों से पकड़कर पीछे घसीट लिया। ताम पिस्तौल की बजाय मेरा खंजर उसके हाथ में आ गया था। उसकी दोनों टांगें मेरी गिरफ्त में थी। उसने अपने कंधे ऊपर उठाते हुए खंजर से हमला कर दिया। मैंने उसकी टांगें छोड़कर वार रोकने की कोशिश की, मगर कामयाब ना हो सका। खंजर की नोक मेरे बाजू के मसल पर खाल चीरती हुई निकल गई। उसके साथ ही चीफ आंग ने मेरे सीने पर जोरदार ठोकर भी रसीद कर दी। मैं कराता हुआ पीछे उलटकर बेड से नीचे गिर गया। मेरे संभलने से पहले ही चीफ आंग ने उठकर मेरे ऊपर छलांग लगा दी। उसने खंजर से हमला किया था, मगर मैंने उसका वार रोक लिया और दोनों हाथों से उसकी गलाई मोड़ने लगा। बहुत अरसे बाद चीफ आंग से मेरा इस तरह मुकाबला हुआ था और मैं ये इतराफ करने में कोई झिझक महसूस नहीं करता कि चीफ आंग में बेपनाह ताकत भरी हुई थी। उसकी बाहों में फौलादी कुव्वत थी। इस अरसे में मैंने भी अगरचे मुसलसल प्रैक्टिस की थी, मगर इस वक्त तो वाकई मुझे दांतों पसीना आ गया था। खंजर की नोक मेरी आंख के ऐन ऊपर थी। तकरीबन 1 इंच का फासला था। चीफ आंग के चेहरे पर शदीद तनाव था। वो खंजर को नीचे लाने के लिए पूरी ताकत इस्तेमाल कर रहा था। खंजर आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहा था। उसके हाथ का एक मामूली सा झटका मुझे एक आंख से महरूम कर सकता था। मैंने पूरी कुव्वत से उसका हाथ मोड़ दिया। उसके साथ ही घुटने से उसकी टांगों में जरब लगाई। वो करा उठा। मैंने उसे दोनों पैरों पर उठाकर पूरी कुव्वत से ऊपर उछाल दिया। वो मेरे ऊपर से होता हुआ पुश्त के बल गिरा। मैंने उठते ही उसके हाथ पर जोरदार ठोकर मार दी। खंजर उसके हाथ से निकल गया, मगर वो खुद एक झटके से उठकर खड़ा हो गया। मैंने मौका मिलते ही दाएं टांग पर झुकते हुए बाएं पैर से फ्रंट किक लगाई। किक उसकी ठोड़ी के नीचे लगी। वो कराता हुआ लड़खड़ाकर पीछे हटा, मगर फौरन ही संभल गया। बाथरूम से लड़की के चीखने की आवाज सुनाई दे रही थी। दरवाजा अगरचे उसने अंदर से बंद कर लिया था, मगर खौफ से वो मुसलसल चीख रही थी। उसका ख्याल था कि शायद उसकी चीखों की आवाज सुनकर कोई मदद के लिए आ जाएगा, लेकिन कम से कम इस फ्लैट में उसकी मदद को आने वाला कोई नहीं था। बिल्डिंग में किसी और जगह उसकी आवाज सुने जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। ये पेंट हाउस था, 8 मंजिला बिल्डिंग की छत। आवाज फजा में तो चारों तरफ फैल सकती थी, लेकिन इस बिल्डिंग के किसी फ्लैट में सुने जाने का इम्कान नहीं था। ये जगह ऐसी नहीं थी कि मार्शल आर्ट का मुजाहरा किया जाता
ये मौका तो ऐसा था कि किसी ना किसी तरह अपने हरीफ को जेर करने की कोशिश की जाए। चीफ वांग भी गालबन इस रुख पर सोच रहा था। वो किसी कदर नीचे झुककर तेजी से मेरी तरफ लपका। वो गालबन मेरे सीने या पेट पर सर की टक्कर मारना चाहता था। मैं न सिर्फ तेजी से एक तरफ हट गया बल्कि उसके सर पर जोरदार ठोकर भी रसीद कर दी। वो कराता हुआ बाथरूम के दरवाजे के करीब गिरा। उसी लम्हे बाहर से फायर की आवाज सुनाई दी। मुझे अंदाजा नहीं था कि यह गोली किसने चलाई थी। मैं तानमन को दूसरे कमरे के बाथरूम में बंद कर चुका था। चीफ वांग मेरे सामने था, अब सिर्फ दारा ही रह जाता था। उसके मुकाबले पर 2 आदमी थे, मास्टर हुचन और रंगट। हो सकता है गोली मास्टर हुचन ही ने चलाई हो, लेकिन इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था कि दारा के पास भी पिस्तौल या रिवॉल्वर मौजूद हो और गोली उसी ने चलाई हो। चीफ वांग ने एक बार फिर उठकर हमला कर दिया। उसी वक्त एक और फायर सुनाई दिया। चीफ वांग जोंग की तरह मुझसे लिपट गया था। वो मेरे गले पर हाथ जमाने की कोशिश कर रहा था, मगर कामयाब नहीं हो सका। हम दोनों एक दूसरे को रगीते रहे और फिर मैंने उसे अपने पैरों पर उठाकर पीछे की तरफ उछाल दिया। वो कलाबाजी खाता हुआ बाथरूम के दरवाजे से टकराया। वो लड़की बाथरूम अंदर से लॉक नहीं कर सकी थी। चीफ वांग की टक्कर से दरवाजा धड़ से खुल गया। उसके साथ ही लड़की की खौफनाक चीख भी सुनाई दी। चीफ वांग पुश्त के बल गिरा था। उसका ऊपर का धड़ बाथरूम के अंदर था और टांगे बाहर। मैंने उसकी दोनों टांगे पकड़ ली और ऊपर उठाते हुए उसे पीछे उल्टा दिया और बड़ी फुर्ती से दरवाजा खींचकर बाहर से कुंडा लगा दिया। और फिर उसी वक्त बाहर से मुझे एक तेज मुस्वानी चीख सुनाई दी। मैं बाहर की तरफ लपका। दरवाजे के करीब पहुंचकर रुका, पलटकर ड्रेसिंग टेबल से चीफ वांग का पिस्तौल उठाया और बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। लेकिन रायदारी में आते ही एक चीख थी और घुर्राती हुई आवाज मेरी समा से टकराई। वहीं रुक जाओ वरना इस लड़की की खोपड़ी उड़ा दूंगा। वो दारा की आवाज थी।